हेलो डियर स्टूडेंट। आज हम आपको जो ऐसे आपकी जो जोग्राफ़ी की बुक है +2 क्लास की, उसके अंदर आपका लास्ट पार्ट है आज का ये। और इसके अंदर हम पढ़ेंगे नवनिश्चयवाद। इससे पहले के जो आपके पार्ट हुए हैं उसके अंदर हमने जो भौतिक भूगोल और मानव भूगोल को जाना, और जो आपका ये जो +2 की ज्योग्राफी किताब है इसके अंदर विशेष तौर पे है मानव भूगोल, उसकी प्रकृति और उपक्षेत्र के बारे में पढ़ेंगे। और इसके साथ साथ हमने ये भी जानने का कोशिश किया कि इनमें किन किन क्षेत्रों को या कौन कौन से ऐसे विषय हैं जो मानव भूगोल से जुड़े हुए हैं और उनका प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से हम उनका अध्ययन भी करते हैं। और उसी विषयों के साथ साथ उसके उप जो क्षेत्र हैं उनके बारे में भी हमने पढ़ा। और ये जो मानव भूगोल है इसकी प्रकृति का जब हम पढ़ने लग रहे हैं तो प्रकृति के अंदर हमें 3 तरह की विचारधारा नज़र आती है। और 3 तरह की विचारधाराओं में हमने सबसे पहली जो विचारधारा पढ़ी वो निश्चयवाद की पढ़ी। और जिसके अंदर हमने ये जाना कि एक समय ऐसा था जब मनुष्य प्रकृति के अनुसार चलता था, उसकी जो सारी गतिविधियाँ हर चीज़ प्रकृति द्वारा निर्धारित की जाती थी, जहाँ पर प्रकृति के द्वारा मानवीकरण किया जाता था। लेकिन जैसे ही मनुष्य ने अपनी तकनीकी का विकास किया, उसका बौद्धिक स्तर ऊपर उठने लगा और एक नई तरह की सोच उसने कायम की। उसके बाद उन्होंने प्रकृति पे विजय पाना आरंभ कर दिया। जो प्रकृति ने जो संसाधन दिए हैं और प्रकृति द्वारा जिस तरह के अवरोध पैदा किए गए, उसको अपनी की तकनीकी विकास के द्वारा, अपने तकनीकी और बौद्धिक स्तर के द्वारा उन्होंने इस तरह का माहौल क्रिएट किया कि उस पर विजय प्राप्त करके प्रकृति का ही मानवीकरण कर दिया। एक होता है प्रकृति मानवीकरण प्रकृति का, अरे प्रकृति के अनुसार चलना, और एक होता है प्रकृति को अपने अनुसार चलाना। तो ये जो संभववादी विचारधारा है इसके अंदर प्रकृति को अपने अनुसार चलाने के या संसाधनों का अपने अनुसार प्रयोग करने की धारणा निकल के आती है। और जब एक नई और विचारधारा आई जिसको हम भूगोलवेता ग्रिफ्ट टेलर ने जी उसको परिभाषित किया, और ये आधुनिक कॉन्सेप्ट है। और इस आधुनिक कॉन्सेप्ट के अंदर हम देखते हैं कि उन्होंने एक नया विचार दिया जिसको कहते हैं नवनिश्चयवाद। और नए निश्चयवाद में एक चीज़ निकल के आती है कि रुको और जाओ निश्चयवाद का एक नाम दिया। और आपने जो नगर में रहते हैं और जो नगर देख चुके हैं ज़रूर जानते होंगे कि चौराहों पर या यातायात का नियंत्रण बत्तियों द्वारा होता है, जो आप रेड लाइट सिंबल जो हम बोलते हैं उससे संबंधित ये बातें हैं। लाल बत्ती का अर्थ है रुको, और एम्बर पीली बत्ती लाल और हरी बत्ती के बीच की रुककर तैयार रहने का अंतराल का मतलब जो गैप होता है बीच में, उसको दर्शाती है, अंतराल प्रदान करती है। यही हरी बत्ती का अर्थ है जाओ। संकल्पना दर्शाती है कि न तो यह नितांत आवश्यक स्थिति पर्यावरण निश्चयवाद है और न ही नितांत स्वतंत्रता संभववाद की दशा। मतलब ये नहीं कह रहा है, ये इस विचारधारा के अंदर कहने का अभिप्राय इनका ये है कि व्यक्ति है, हम ये नहीं कहते कि व्यक्ति प्रकृति के अनुसार ही जीवन जिए, और ये भी नहीं कहते कि प्रकृति ने जो संसाधन हमें दिए हैं उनका बिना रुके ही, बिना सोचे समझे ही उनका दिन रात उसका उपयोग करता रहे और उसका दोहन करता रहे, और एक दिन ऐसा समस्या उत्पन्न हो जाए जो प्राकृतिक आपदा हो या फिर जो संसाधन वो लुप्त हो जाए, और जिसकी वजह से आने वाली पीढ़ियाँ उन चीज़ों से, उन सुख सुविधाओं से वंचित हो जाए। तो इन्होंने कहा कि उन चीज़ों का हमें इस तरह प्रयोग करना चाहिए, इस तरह उनका दोहन करना चाहिए, जिससे हमें एक नए तरीके से एक नई विकास की गति पैदा करें। और जहाँ पर लगे कि यहाँ पर प्रकृति का दोहन उचित नहीं है, यहाँ पर इन साधनों का एक सीमित मात्रा में उपयोग करना चाहिए, और एक अपनी आवश्यकताओं को भी दृष्टिकोण में रखते हुए इन संसाधनों को सही तरीके से और सीमित मात्रा में अगर इसका प्रयोग करेंगे तो प्रकृति भी बचेगी, प्राकृतिक संसाधन बचेंगे और मानव का विकास भी होगा। इस तरह की बात इस नवनिश्चयवादी विचारधारा के अंदर टेलर महोदय द्वारा कहा गया। इसका अर्थ है कि प्रकृति नियमों का अनुपालन करते हुए हम प्रकृति पर विजय प्राप्त कर सकते हैं।
उन्हें लाल संकेतों पर प्रत्युत्तर देना होगा, और जब प्रकृति रूपांतरित की स्वीकृति दे तो वे अपने विकास के प्रयत्न में आगे बढ़ सकते हैं। जहाँ पर ये लगे कि यहाँ पे जो रेड सिंबल दिया कि जो बात कही गई, रेड सिंबल का मतलब ये है प्राकृतिक संसाधनों का दोहन अधिक हो जाए, उसके बाद जो समस्या पैदा होती है उन चीज़ को रोकना, या वहाँ पर उस विकास की जो गति को लेकर चल रहा है उस चीज़ को वहाँ पर रोक देना चाहिए। चाहे वो भूखलन की बात हो, चाहे वो विशेष तौर पर अगर बात करते हैं तो पूरी दुनिया की सबसे प्राचीन अगर पर्वत श्रृंखला अगर कोई है तो अरावली पर्वत श्रृंखला है। जब इसका खनन ज़्यादा हो गया तो सरकार ने इनकी जो पर्यावरण नुकसान जो देखे और उनकी वजह से इन चीज़ों पर रोक लगा दी गई, इन पहाड़ों को तोड़ने से मना कर दिया गया। और आपको बता दें एक हमारे जो हरियाणा के क्षेत्र दक्षिण हरियाणा में अगर बात करते हैं, पूर्वी राजस्थान की बात करते हैं, तो यहाँ पर एक नदी निकलती जिसको साबी नदी कहते थे। ये कहीं ना कहीं अरावली जो नदी है ये जो साबी नदी है अरावली पर्वत श्रृंखला निकलती थी, लेकिन लगातार तो हर वजह से वृक्षों के कट जाने की वजह से और पर्यावरण को नुकसान हुआ है, प्राकृतिक आपदाएं भी आती हैं, सूखा भी पड़ता है। तो ये कहीं ना कहीं प्रकृति का ज़्यादा दोहन करने की वजह से हुआ है, संभववाद का कहीं ना कहीं इसके ऊपर प्रभाव है। और टेलर साहब यही कहते हैं कि प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करें अपनी आवश्यकता के अनुसार, लेकिन उस मात्रा में करें जिससे प्रकृति को नुकसान ना हो और आपका भी काम होता रहे। इसका तात्पर्य है कि उन सीमाओं में जो पर्यावरण की हानि न करती हो और संभावनाओं को उत्पन्न किया जा सके, अर्थात अंधाधुंध रफ्तार दुर्घटनाओं से मुक्त नहीं होती। विकसित अर्थव्यवस्था के द्वारा चली गई मुक्त चाल के परिणाम हरित गृह प्रभाव, ओजोन परत, अक्षय भूखलन, तापन, पीछे हटती हिम नदियाँ, निम्नीकृत भूमियाँ। मतलब जब मनुष्य ने संभववाद को धारण किया तो वो कहीं ना कहीं प्रकृति का इस कदर दोहन करने लग रहे हैं। कहीं तो भूस्खलन मतलब कि जो कच्चे पहाड़ हैं वो टूट जाते हैं, कहीं पे वृक्ष खत्म हो जाते हैं, कभी हिम नदियाँ बह के चल पड़ती हैं, बर्फ़ की जो नदियाँ होती हैं ये पीछे खिसकती है, कहीं समुंदर का पानी है उसकी स्तर है वो बढ़ने लग रहा है, कहीं पे सूखा पड़ता है और कहीं पे अकाल की स्थिति पैदा हो जाती है, कभी नदियों में बाढ़ आ जाती है, ये चक्रवात आ जाते हैं। तो ये सारे प्रकृति के जो अत्यधिक दोहन विकास के या तकनीकी सहायता से मनुष्य ने किया है। तो यह टेलर साहब यही कहते हैं कि इनमें संतुलन बनाए रखें और इन संतुलन के द्वारा ही आप कुछ अच्छा कर सकते हैं। और इसी के अनुसार उन्होंने हरित ग्रीन हाउस जो है गैस हैं उनके द्वारा अब लॉकडाउन की जो स्थिति हुई है, मानते हैं कि देश को या पूरी दुनिया को एक महामारी के दौर से गुजरना पड़ रहा है, मज़दूरों को समस्या होने लग रही है और साथ साथ हर व्यक्ति को कहीं ना कहीं नकारात्मक रूप से प्रभावित किया है। लेकिन हम जब मानव भूगोल की बात करते हैं या भूगोल की बात करते हैं तो इसके अंदर हमने एक चीज़ देखने को मिलती है कि मनुष्य के द्वारा अपना जो प्राकृतिक संसाधनों का या अपनी भौतिकवादी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए जिस तरह का वो जीवन जीने लग रहा था, उस जीवन जीने की वजह से मनुष्य ने प्रकृति का दोहन किया, पर्यावरण प्रदूषण हुआ, वो वातावरण दूषित था, ग्रीन हाउस गैस प्रभाव जो था वो बहुत ज़्यादा होने लग रहा था। लेकिन जो लॉकडाउन की स्थिति आई और लोगों को घरों में रखा गया उसके वजह पर्यावरण पे एक सकारात्मक प्रभाव पड़ा है और पर्यावरण काफ़ी अच्छा हुआ है। और नदियों का जो प्रदूषित जल जो फैक्ट्रियों का होता था उसको नदियों में डाला जाता था, जिनकी वजह से नदियाँ खराब हो जाती थी, उनका पानी दूषित हो जाता था। और इसी के साथ साथ आपने देखा होगा पूरी दुनिया की सबसे ज़्यादा प्रदूषित नदी अगर कोई है तो यमुना नदी है। और यमुना नदी का जो पानी है आज के टाइम में एक पीने योग्य हुआ है, साफ़ हुआ है। तो कहीं ना कहीं ये हुए है जब किसी न किसी समय में हमने अतिवादी दृष्टिकोण अपनाया और पर्यावरण को नुकसान पहुँचाया। अगर हम इन चीज़ों को ध्यान में रखेंगे तो हमें आगे ऐसी समस्या नहीं होगी। नवनिश्चयवाद संकल्पनात्मक ढंग से एक संतुलन बनाने का प्रयास करता है जो संभावनाओं के बीच अपरिहार्य चयन द्वैतवाद को निष्फल करता है। मतलब कि समयवाद की धारणा की बात हो या फिर निश्चयवाद की, उनके बीच का रास्ता निकालने का काम नवनिश्चयवाद विचारधारा ने किया है और इस विचारधारा का काफ़ी लोगों ने स्वीकार भी किया है।
और कई लोगों का ये मानना है निश्चयवाद का ही एक दूसरा रूप नवनिश्चयवाद है, और जिसके अंदर प्रकृति का संतुलन पर विशेष जोर दिया जाता है, प्रकृति को अहमियत दी जाती है। तो बच्चों आज का ये आपका लेक्चर का लास्ट पार्ट है, इसके बाद आपका दूसरा लेसन चलेगा। और 10 तारीख को आपका यूटी है 40 नंबर का, और इससे ही ये जो लेसन आपका ख़त्म हुआ है इससे ही ये क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और कृपया एक बार इस लेसन को जो आपके एनसीईआरटी बुक है इसको खुद रिवाइज भी करें कि आप इससे अच्छे से समझ जाएंगे, क्योंकि एनसीईआरटी से बाहर कुछ नहीं आता है। चाहे एग्ज़ाम की बात हो, चाहे कंपटीशन एग्ज़ाम की बात हो, जो आपके +2 के एग्ज़ाम बोर्ड एग्ज़ाम होते हैं उनकी बात हो, या फिर अगर बात आप करते हैं कंपटीशन टेस्ट के आगे जब नौकरी के लिए जॉब के लिए आप तैयारी करोगे उसमें भी एनसीईआरटी से बाहर कुछ नहीं आता है। तो इसलिए आप घर बैठ के अच्छे से तैयारी करेंगे और आगे का जो लेक्चर होंगे, आगे के क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। और 10 तारीख को आपका यूटी है। इसके लिए आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।